नमस्कार। बच्चे, बचपन और बचपना, तीनों ही चीज़ें कुछ एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। और जैसा कि हम संचयन में हमने पिछली बार पाठ पढ़ा था, सपनों के से दिन आप ही के सपनों की बातें थी, उसी श्रृंखला में हम अगली कहानी पढ़ेंगे जिसका नाम है टोपी शुक्ला। अब आप सोचेंगे टोपी भी कोई नाम होता है क्या? अब देखो, टोपी नाम है या नहीं है, ये किसी एक व्यक्ति का नाम है या दो अलग अलग व्यक्तियों के नाम है, ये तो आपको कहानी पढ़ने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन एक बात जो मैं जानती हूँ वो ये कि आप सोच कर बताइए कि जब आप अपना कोई दोस्त बनाते हैं तो सबसे पहले उस दोस्त में क्या देखते हैं? सोचिए। आप किसी कक्षा में गए या 15-20 नए बच्चों के एक वर्ग में गए, वहां पर आप पहले किससे बात करेंगे, क्या सोचकर करते हैं? सोचा? अच्छा चलो, मैं थोड़ा सा प्रश्न आसान कर देती हूँ। क्या जब आप किसी से दोस्ती करते हैं तो सबसे पहले क्या ये जानना चाहते हैं वो किस धर्म का है, किस जाति का है? जब तक हमने बातचीत नहीं करी हमें कैसे पता चलेगा वो किस धर्म का है, किस जाति का है? और दोस्ती का आधार तो मैम कभी धर्म और जाति नहीं होता। बिल्कुल ठीक। दरअसल में जिन जिन व्यक्तियों के या जिन जिन बच्चों के व्यक्तित्व से आप प्रभावित होते हैं, एक दिल होता है ना, जब आपका दिल मिल जाता है। आप किसी एक नई कक्षा में गए, आपके सामने 25-30 बच्चे हैं, किसी से आपकी निगाहें मिली या आपके अध्यापक ने ही कह दिया आप वहाँ से वहाँ बैठ जाइएगा। आप पहले दिन अपने सहपाठी से बातचीत करते हैं, फिर दूसरे दिन अन्य बच्चों से बात करते हैं और धीरे धीरे आप सारी कक्षा को जान जाते हैं। कक्षा में अगर 30 बच्चे हैं तो 30 के 30, ठीक है, बातचीत का सिलसिला आप सबसे रखते हैं, लेकिन खास दोस्त कोई एक या दो बच्चे होते हैं ना, जिन्हें आप कहते हैं दोस्त, जिन्हें आप कहते हैं मित्र। वो कैसे बनते हैं? वो बनते हैं जब दो लोगों के विचार, दो लोगों का व्यक्तित्व मिलता जुलता, और कभी कभी वैसे उलट भी होता है, लेकिन जब दिल मिलने लग जाते हैं तो दोस्ती हो जाती है। कभी कभी एक पंक्ति के पहले बच्चे की दोस्ती चौथी पंक्ति के अंतिम बच्चे से हो रही होती है। मैडम हमें उसके साथ बैठना है, मैम वो मेरा दोस्त है। कभी कभी जब बच्चे मेरे पास आते हैं, उनको साइंस, कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज़ या कक्षा 11वीं में अपने विषयों का चुनाव करना होता है कि वो कला विषय लें या विज्ञान लें, क्या लें, तब भी कई बार वो सोचते हैं कि हमारा दोस्त क्या ले रहा है। दरअसल मित्रों का और दोस्तों का हमारे व्यक्तित्व पर बहुत सा प्रभाव पड़ता है। हमारी ये कहानी, जैसे कि हम बच्चों के बारे में ही कहानियाँ पढ़ रही हैं, ये कहानी भी एक ऐसे बच्चे की है जिसकी दोस्ती एक ऐसे बच्चे से हो जाती है जो उसके मजहब का नहीं है। तो आप कहेंगे तो इसमें क्या बड़ी बात है, कोई अजीब बात नहीं है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। आज जिस दौर में हम ये कहानी पढ़ रहे हैं, यकीन मानिए हम उन सब चीज़ों से बहुत ऊपर उठ चुके हैं और बहुत अच्छी बात है। दोस्ती कोई मजहब, धर्म, जाति और भाषा देख के नहीं की जाती है। लेकिन हमारी इस कहानी में हमारी कथा का नायक कहिए उसे, एक पात्र कहिएगा, जो बेचारा इसी उधेड़पुन में लगा हुआ है। तो कहानी पढ़ने से पहले हमेशा की तरह हम शुरुआत करते हैं लेखक से। लेखक है राही मासूम राजा। कोई नया नाम नहीं है, इन्होंने कई कहानियां लिखी हैं, इनकी लिखी कहानियों पर फिल्में भी बनी हैं। राही मासूम राजा का जन्म 1 सितंबर 1927 को पूर्वी उत्तर प्रदेश के गाजीपुर के गंगोली गांव में हुआ। दोबारा पढ़ रही हूँ, राही मासूम रजा का जन्म 1 सितंबर 1927 को पूर्वी उत्तर प्रदेश के गाजीपुर के गंगोली गांव में हुआ। उनकी प्रारंभिक शिक्षा वहीं पर हुई और अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में उर्दू साहित्य में वहाँ से उन्होंने पीएचडी करने के बाद कुछ साल तक वहीं पर अध्यापन का कार्य किया और फिर वो मुंबई चले गए। गांव में उनका जन्म हुआ, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में वो पढ़े, वहीं पर उन्होंने पढ़ाया और उसके बाद वो कहाँ आ गए? मुंबई आ गए।
जहां सैकड़ों फिल्मों की पटकथा, संवाद और गीत लिखे प्रसिद्ध वैवाहिक महाभारत, प्रसिद्ध आपका ये वैवाहिक शब्द नहीं है, ये आपका जो है ध्यान से कर लीजिएगा, ये धारावाहिक शब्द है। आपने सीरियल देखा था ना ये महाभारत, जी हाँ, उसकी पटकथा और संवादन लेखन ने उनको इस क्षेत्र में सर्वाधिक अर्थात सबसे अधिक ख्याति दिलवाई। ख्याति का अर्थ क्या है? प्रसिद्धि दिलवाई। राही मासूम राजा एक ऐसे कवि कथाकार थे जिनके लिए भारतीयता, आदमियत का पर्याय रही, कि जो भारतीय है ना, उसकी जो इंसानियत है, उनके पूरे लेखन में आम हिंदुस्तानी की पीड़ा, दुख दर्द, उनकी संघर्ष क्षमता की अभिव्यक्ति है। एक आम इंसान क्या महसूस करता है। राही ने जनता को बांटने वाली शक्तियों, राजनीतिक दलों, व्यक्तियों और संस्थाओं का खुला विरोध किया। उन्होंने संकीर्णताओं और अंधविश्वासों, धर्म और राजनीति के स्वार्थी गठजोड़ को भी बेनकाब किया। देखिए, राही ने जनता को बांटने वाली शक्तियां, कौन सी तक शक्तियां होती हैं? या तो हम धर्म के नाम पर बांटते हैं, या राजनीति के नाम पर बांटते हैं, या हम लोग भाषा के नाम पर बांटते हैं, संप्रदाय के नाम पर बांटते हैं। तो इन जो लोग ये करते थे, जो ये संस्थाएं थी, इसका खुला विरोध किया। उन्हें कहा इंसान को इंसान से बांटने की क्या जरूरत है। संकीर्णताओं का अर्थ क्या है? छोटे विचार, अंधविश्वास, धर्म, ये सब चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। दरअसल में नेता लोग, धर्म के जो बड़े बड़े लोग हैं, वो अपने स्वार्थ के लिए, देखिए भगवान नहीं कहता कि मुझे रहने के लिए मंदिर दो या मेरा भजन करो। भगवान तो कहता है आदमी आदमी की सहायता करो, मेरी पूजा हो गई। हम सब लोग एक हैं। हम सब लोगों ने अपने स्वार्थों के लिए चीजें बना ली हैं। राही मासूम राजा की मुख्य कृतियां हैं आधा गांव, टोपी शुक्ला जो कि हम पढ़ने वाले हैं, हिम्मत जौनपुरी, कटरा की आठ संतोष की, दिन नीम का पेड़, मोहब्बत के सिवा, एक फेरी वाला, नया साल मोली गुल, मोजे सवा रस के मया अजनबी शहर, अजनबी रास्ते, 1857 और छोटे आदमी की बड़ी कहानी। अब दोबारा देख लीजिएगा। आधा गांव, जो उनके हिंदी के उपन्यास थे, बोलते थे आधा गांव, टोपी शुक्ला, हिम्मत जौनपुरी, कटरा वियाज, असंतोष के दिन, ये देखिए अलग अलग हैं, ठीक है। असंतोष के दिन, नीम का पेड़, ये तो होगा इनके हिंदी के उपन्यास। मोहब्बत के सिवा इनका उर्दू का उपन्यास है। मैं एक फेरी वाला कविता संग्रह है। नया साल मौले गुज, मौजे सबा रक्से, मैं अजनबी शहर, अजनबी रास्ते, ये उनकी उर्दू की कविता संग्रह है। 1857 हिंदी उर्दू महाकाव्य और छोटे आदमी की बड़ी कहानी, ये इनकी जीवनी है। इन्होंने इतने सारे कृतियों की रचना की है, लेकिन इस महान लेखक का निधन हुआ 15 मार्च 1992 को। चलिए अब कहानी की शुरुआत करते हैं। इफ़न के बारे में कुछ जान लेना, देखिए मैं अभी आपको पाठ प्रवेश बता रही हूँ। इफ़न के बारे में कुछ जान लेना इसलिए जरूरी है कि इफ़न टोपी का पहला दोस्त था। देखिए हमारा एक तो ये है इफ़न, दूसरा है टोपी, ठीक है जी, ध्यान से देख लीजिएगा। इफ़न, इस इफ़न को टोपी ने सदा इफ़न ही कहा और इफ़न ने उसका बहुत बुरा माना, परंतु वे इफ़न पुकारने पर बोलता भी रहा और इसी तरह बोलते रहने में उसकी बड़ाई भी थी। दरअसल में टोपी अपने दोस्त को इफ़न के नाम से बुलाता था, लेकिन इफ़न को ये अच्छा नहीं लगता था, पर वो उसको मना भी करता था, लेकिन वो बुलाता था और अगर टोपी ने बोला इफ़न तो उसको जवाब भी दे देता था। इन नामों का चक्कर भी बड़ा अजीब होता है। उर्दू और हिंदी एक ही भाषा है, हिंदवी के दो नाम हैं। दरअसल में क्या है, उर्दू जो है ना, वो हिंदी और उर्दू आपस में बहनें मानी जाती थी, परंतु आप खुद देख लीजिएगा कि नाम बदल जाने से कैसे कैसे घपले हो रहे हैं।
कृष्ण हो तो उसे हम अवतार कहते हैं, मोहम्मद हो तो हम उसे पैगंबर कहते हैं। नामों के चक्कर में लोग ये भूल गए कि दोनों ही दूध देने वाले जानवरों को चराया करते थे। कृष्ण क्या थे? गैया को चराया करते थे ना। और जो मोहम्मद जी पैगंबर के नाम से जाने गए, वो भी तो गायों को चराया करते थे, बकरी को चराया करते थे। वो दोनों ही जानवर दूध देते थे। दोनों ही पशुपति गोवर्धन और ब्रजकुमार थे। इसलिए तो कहता हूं कि टोपी के बिना इफ़न और इफ़न के बिना टोपी न बल्कि अधूरे हैं, बेमानी हैं। इसलिए इफ़न के घर चलना बहुत ज़रूरी है और ये देखना ज़रूरी है कि उसके आत्मा के आंगन में कैसी हवाएं चल रही हैं और परंपराओं के पेड़ पर कैसे फल आ रहे हैं। कितनी प्यारी सी पंक्ति है कि आत्मा के आंगन में कैसी हवाएं चल रही हैं, यानी क्या भावनाएं हैं, और परंपराओं के पेड़ पर कैसे फल आ रहे हैं, यानी कि रीति रिवाजों का उस पर क्या असर पड़ रहा है। Now subscribe to Bright Duty course at ₹1 per day only. Download Bright Duty app from Play Store and get the online courses prepared by competent and experienced teachers for different education boards of classes 6 to 10. Bright Duty courses are available for the subjects of Math, Science, Social Science, English and Hindi in English and Hindi medium. Bright Duty follows 3-step approach, that is learning, assessment and exam preparation. In learning, topic-wise video lectures with explanation of concepts and discussion of textbook examples and questions are available with the solutions. In assessment, topic-wise online MCQ test, practice assignments and chapter-wise question bank are available with the solutions. In exam preparation, previous year's question papers, sample papers and model test papers are available with the solutions. Sign up today on Bright Tutor and avail your courses at affordable prices. इफ़न की कहानी बड़ी लंबी है, परंतु हम लोग टोपी की कहानी कह सुन रहे हैं, इसलिए इफ़न की पूरी कहानी नहीं सुनाऊंगा, बल्कि उतनी ही सुनाऊंगा जितनी की टोपी की कहानी के लिए जरूरी है। क्योंकि हमारी कहानी का जो मुख्य पात्र है वो कौन है? टोपी। टोपी की जिंदगी में इफ़न आया है, इसलिए इफ़न के बारे में हमने चर्चा की है। मैंने इसे जरूरी इसलिए जाना कि इफ़न के बारे में आपको कुछ बता दें, क्योंकि इफ़न आपको इस कहानी में अलग अलग जगह दिखाई देगा। न टोपी इफ़न की परछाई है, ना इफ़न। ये दोनों आजाद व्यक्ति हैं। इन दोनों व्यक्तियों का डेवलपमेंट एक दूसरे से आजाद तौर पर हुआ है। डेवलपमेंट अंग्रेजी का शब्द है, यहां पर आएगा इसका अर्थ विकास। इन दोनों की दो तरह की घरेलू परंपराएं हैं। देखिए, जब परिवार अलग अलग हैं तो हर घर का तरीका भी अलग अलग होता है। इन दोनों के जीवन में अलग अलग इन लोगों ने सोचा, फिर भी इफ़न टोपी की कहानी का एक अटूट हिस्सा है, मतलब कि बिना तोड़ा जाने वाला हिस्सा है। ये बात बहुत महत्वपूर्ण है कि इफ़न टोपी की कहानी का एक अटूट हिस्सा है। मैं हिंदू मुस्लिम भाई की बात नहीं कर रहा हूं। मैं ये बेवकूफ़ी भला क्यों करूंगा? क्या मैं अपने रोज छोटे या बड़े भाई से ये कहता हूं कि हम दोनों भाई हैं? हम जानते हैं भाई, हम दोनों भाई बहन हैं। मैं ये नहीं कहता कि आप क्या कहते हैं कि हिंदू मुसलमान अगर भाई हैं तो कहने की क्या जरूरत है भाई? यदि नहीं है तो क्या फर्क पड़ेगा? मुझे कौन सा चुनाव लड़ना है? यहाँ पर व्यंग्य क्या है? वास्तव में धर्म का मुद्दा आम आदमी नहीं उठाता है। कौन उठाता है? ये राजनीतिक लोग उठाते हैं। मैं तो एक कथाकार हूँ, कहानी सुनाने वाला हूँ और एक कथा सुना रहा हूँ। मैं टोपी और किसकी बात कर रहा हूँ? इफ़न की बात कर रहा हूँ। ये कहानी के दो चरित्र हैं। एक का नाम है बलभद्र नारायण शुक्ला, ये लीजिए जी, टोपी जी का नाम। दूसरे का नाम है सैयद जरगाम मुर्तुजा। कितने मुश्किल नाम आपको लग रहे होंगे। एक को टोपी कहा गया, यानी कि जो नारायण शुक्ला जी साहब थे उन्हें का क्या कहा गया? टोपी। और जो हमारे सैयद जरगाम मुर्तुजा जी थे उनको क्या कहा गया? इफ़न। इफ़न के दादा और परदादा प्रसिद्ध मौलवी थे। काफिरों के देश में पैदा हुए, काफिरों के देश में मरे। काफिरों का देश पता है किसे कहा गया है? भारत को कह दिया गया है। क्या हुआ कि जब भारत और पाकिस्तान आजाद हो गया तो कुछ लोग, जो कुछ मुसलमान लोग यहाँ रह गए, उन्हें काफिर कह दिया गया। भाई, जिस देश में आप पैदा हुए, अगर आप उस देश में रह रहे हैं
तो काफिर कैसे हुए? लेकिन छोटी सोच, क्या कहा जा सकता है। काफिरों के देश में पैदा हुए, काफिरों के देश में मरे, परंतु वसीयत करके ये मरे कि लाश करबला ले जाई जाए। उनकी आत्मा ने इस देश में एक सांस तक नहीं ली। आत्मा मतलब कि मरने के बाद उस खानदान में जो पहला हिंदुस्तानी बच्चा पैदा हुआ वह बढ़कर इनका बाप हुआ, यानी कि इनके पिता का जन्म हिंदुस्तान में ही हुआ। जब इफ़न के पिता सैयद मुर्तुजा हुसैन मरे तो उन्होंने ये वसीयत नहीं की थी कि उनकी लाश करबला ले जाई जाए। वह एक हिंदुस्तानी कब्रिस्तान में दफन कर दिए गए। इफ़न की परदादी ये एक प्रमुख चरित्र है यहाँ पर। बड़ी नमाजी बीवी थी, मतलब कि पांचों वक्त नमाज अदा किया करती। जैसे हम लोग हिंदू लोग जो हैं वो सुबह दोपहर शाम पूजा पाठ करते हैं, इस तरह से हम मुसलमान हमारे यहाँ भी हर जगह 5 वक्त की नमाज को अदा किया करते हैं। 5 वक्त वो ईश्वर को याद करते हैं। करबला, नजफ, खुरासान, काज़मीन और जाने कहाँ कहाँ की ये यात्रा कराई थी। ये सब जो है ये धर्म स्थान है, तीर्थ स्थान है उनके। जब कोई घर से जाने लगता तो वो दरवाजे पर पानी का एक घड़ा जरूर रखवाती और माश का सदका भी उतरवाती, यानी नजर उतारती भी कोई जा रहा है तो उसको नजर ना लगे और उसकी यात्रा जो है वो ठीक तरह से संपन्न हो जाए। इफ़न की दादी भी नमाज और रोजे की पाबंद थी, परंतु जब इकलौते बेटे को चेचक निकली, जिस जमाने की कहानी है तो चेचक बड़ी भयानक बीमारी मानी जाती थी, तो वो चारपाई के पास एक टांग पर खड़ी हो गई और बोली, माता मोरे बच्चे को माफ करो। मोरे का मतलब मेरे बच्चे को माफ करो। वैसे वो धर्म की देखिए कौन है, मुसलमान थी, लेकिन हिंदू धर्म में उन्होंने क्या, माँ माता हमारे यहाँ पर जैसे शक्ति की जो प्रतीक है हमारी माँ, उनको कहा कि माता मेरे बच्चे से अगर कोई गलती हुई है तो उसे क्षमा कर दो। पूरब की रहने वाली थी, 9 या 10 बरस की होंगी तब ब्याह करके लखनऊ आ गई। 9 और 10 साल का बच्चा क्या होता है, लेकिन उस जमाने में 9-10 साल के बच्चों की शादी कर दी जाती थी। लेकिन जब तक जिंदा रही पूर्वी बोलती रही, वो उर्दू नहीं बोलती थी, लखनऊ से आई थी, वहां की पूर्वी भाषा बोला करती थी। लखनऊ की उर्दू ससुराली थी। क्या हुआ, उनके ससुराल में उर्दू भाषा चलती थी, मायके में पूर्वी भाषा चलती थी, और वो मायके की भाषा को ही गले से लगाए। मायका क्या होता है, माँ का घर, तो उसी भाषा को उन्होंने गले से लगाए रखा, क्योंकि उस भाषा के सिवा इधर उधर ऐसा कोई था ही नहीं जो उनके दिल की बात समझता। उन्हें लगता था उनके दिल की बात जो है वो जो निकलती है वो पूर्वी भाषा में ही निकलती है। जब बेटे के शादी के दिन आए तो गाने बजाने के लिए उनका दिल फड़का। दिल फड़काने का अर्थ है मचला, उनका जी चाहा, उनका मन किया कि भाई मैं भी शादी ब्याह में नाचूं गाऊं। लेकिन मौलवी के घर गाना बजाना भला कैसे हो सकता है, क्योंकि मौलवी साहब जो होते हैं उनके यहाँ पर इस तरह की चीज़ों को अच्छा नहीं माना जाता। बेचारी दिल महसूस कर रह गई, मतलब कि उदास होकर रह गई। हाँ, इफ़न की छठी पर, जब छठी क्या होता है, एक तरह का जश्न होता है। जब बच्चा 6 दिन का होता है तो घर में एक जश्न मनाया जाता है, एक उत्सव मनाया जाता है। तो उस दिन उन्होंने जी भर के जश्न मना लिया, बड़ी खुश हो गई वो। जश्न मनाने का, जश्न का अर्थ लिख लीजिएगा उत्सव। बात ये थी कि इफ़न अपने दादा के मरने के बाद पैदा हुआ था, क्योंकि जब उनके बेटे की शादी हुई थी तो उनके पति जिंदा थे और उनके पति मौलवी थे। अब मौलवी साहब के यहाँ तो के घर में नाचना बजाना हो नहीं सकता था, इसलिए उनकी वो इच्छा पूरी नहीं हुई। लेकिन मौलवी साहब जो थे वो अल्लाह को प्यारे हो गए। उसके बाद इफ़न का जन्म हुआ। अब घर में वही सबसे बड़ी थी। अब पति उनके ऊपर कोई चौकसी करने वाले थे नहीं या कोई निर्देश देने वाले नहीं थे, इसलिए उन्होंने अपनी इच्छा को पूरा किया। मर्दों और औरतों के इस फर्क को ध्यान रखना जरूरी होता है, क्योंकि इस बात को ध्यान में रखे बगैर इफ़न की आत्मा का नाक नक्शा समझ में नहीं आ सकता। देखिए, क्योंकि औरतों और मर्दों की बात, कि जब तक मर्द हैं घर पर उनकी बात चल रही है, फिर वो घर पर आ गई, बड़ी रह गई तो उनकी बात चली। इफ़न की दादी किसी मौलवी की बेटी नहीं थी, बल्कि एक जमींदार की बेटी थी। देखिए, इफ़न की दादी जो, अब आप कहेंगे हम टोपी की कहानी पढ़ते पढ़ते मैडम इफ़न की दादी पर कैसे आ गए, क्योंकि टोपी का संबंध इफ़न की दादी से है। कैसे, इसलिए तो हम आपको पहले इफ़न की दादी के बारे में बता रहे हैं। वो एक जमींदार की बेटी थी, दूध घी खाती हुई आई थी, परंतु लखनऊ में
वो उस दही के लिए तरस गई थी जो घी पिलाई हुई काली हांडियों में असामियों के यहाँ से आया करती थी। अगर आप अभी भी देखिए ना तो मिट्टी के सकोरों में दही जमाया जाता है। तो वो दही जो होता है उसके तले में इतनी चिकनाहट होती है, इतना घी होता है कि उसकी दही में बात ही कुछ और होती है। तो उन्हें वो याद आता था शुद्ध देसी घी और शुद्ध दही। वो बेचारी यहाँ पर तरस जाती थी लखनऊ में उस चीज के लिए। बस मायके जाती तो लपड़ शपड़ के जी भर के खाती, लपड़ शपड़ के मतलब टूट के जी भर के खाना। लखनऊ आते ही उन्हें फिर मौलवी बन जाना, क्योंकि मौलवी साहब है तो कुछ नियम है, कायदे हैं, क्योंकि समाज में उन्हें एक आदर्श रखना पड़ता है। तो मौलवी साहब की पत्नी को भी वैसे ही रखना पड़ता था। अपने मियाँ से बस उन्हें यही शिकायत रहती थी, वक्त देखे ना मौका, बस मौलवी बने रहते थे। उनका मानना था कि भाई मौलवी भी तो एक इंसान ही होता है, उसके अंदर भी तो भावनाएं होती हैं। भाई खुशी के समय खुश होता है, दुख के समय दुखी भी होता है, आंसू भी टपकेंगे, लेकिन जब खुश है तो नाचने गाने को भी जी करता है। लेकिन वो एक आदर्श मौलवी की तरह जिसके ऊपर किसी भी सुख और दुख का कोई असर नहीं पड़ता, वो एक सामान्य नियम और स्थिति में रहा करते थे। Now, subscribe to Bright Duty course at ₹1 per day only. Download Bright Duty app from Play Store and get the online courses prepared by competent and experienced teachers for different education boards of classes 6 to 10. Bright Duty courses are available for the subjects of Math, Science, Social Science, English and Hindi in English and Hindi medium. Bright Duty follows 3-step approach, that is learning, assessment and exam preparation. In learning, topic-wise video lectures with explanation of concepts and discussion of textbook examples and questions are available with the solutions. In assessment, topic-wise online MCQ test, practice assignments and chapter-wise question bank are available with the solutions. In exam preparation, previous year's question papers, sample papers and model test papers are available with the solutions. Sign up today on Bright Tutor and avail your courses at affordable prices. ससुराल में वो सदा बेचैन रहती थी। जब मरने लगी तो बेटे ने पूछा, लाश करबला भेज दी जाए? तो बिगड़ कर बेटी, ना ए बेटा, जौन हमारी लाश ना संभाली जाए तो हमारे घर भेज दियो। अर्थ क्या हुआ? उन्होंने कहा कोई जरूरत नहीं है मुझे करबला में भेजने की, क्योंकि जबकि उनके पति ने कहा था उनकी लाश को करबला भेजा जाए। उन्होंने कहा अगर किसी से संभाली नहीं जा रही तो मेरे पीहर यानी कि मेरे मायके भेज देना। मौत सिर पर थी, उन्हें ये याद भी नहीं रह गया था घर कहाँ है। घर वाले कराची में थे। वास्तव में वो कराची में रहा करती थी और उनका घर कस्टोडियन हो चुका था। कस्टोडियन क्या होता है कि जब विभाजन हुआ तो जैसे कई पाकिस्तान जो हिंदू थे वो पाकिस्तान में चले गए, जिनके घर यहाँ पर थे कस्टडी में आ गया, और वैसे जो वहाँ के हिंदू थे अपना घर छोड़कर यहाँ आ गए तो उधर कस्टडी में चला गया, तो वो कस्टोडियन हो चुका था। मरते वक्त भला ऐसी छोटी मोटी बातें कौन याद रखता है? वो तो भूल ही गई थी कि उनका घर तो कराची में, हिंदुस्तान में तो रह ही नहीं गया। उस वक्त तो मनुष्य सबसे ज्यादा खूबसूरत सपने देखता है, ये कथाकार का ख्याल है, क्योंकि वो अभी तक मरा नहीं है। भाई देखो, हम तो जो सुन सकते हैं कि जब मरते हैं तो क्या करते हैं, वे लोगों से सुना है, जब मर रहे होते हैं तो हम अच्छी अच्छी बातें सोचते हैं। इरफान की दादी को भी अपना घर याद आया। उसका नाम था कच्ची हवेली। कच्ची हवेली शायद इसलिए कि मिट्टी से बनी थी। उन्हें दशहरी आम का वह बीजू पेड़ याद आया। आम के जो होते हैं ना अलग अलग तरीके, तोता आम, लंगड़ा आम और दशहरी आम। एक पेड़ था बीजू पेड़। बीजू पेड़ दरअसल में उन्होंने उसका बीज लगाया था, उस पेड़ का उन्होंने अपने हाथ से लगाया था, जो उन्हीं की तरह इस समय बूढ़ा हो चुका था। ऐसी छोटी मोटी मीठी मीठी चीजें, बेशुमार यादें उन्हें आई। भला इन सब को छोड़कर वो करबला कैसे जा सकती थी? वो बनारस के फातमेन में दफन कर दी गई। ये वहाँ का कब्रिस्तान है, क्योंकि मुर्तजा हुसैन की पोस्टिंग उन दिनों वहीं पर थी, यानी कि उनके बेटे की पोस्टिंग जो थी, नौकरी थी, वो वहीं पर थी, तो उसी इलाके के कब्रिस्तान में उनको दफन कर दिया गया। इरफान स्कूल गया हुआ था। नौकर ने आकर कह दिया कि बीबी का देहांत हो गया। इरफान को खबर हो गई कि जो इरफान की दादी है वो मर गई है। इरफान तब चौथी कक्षा में पढ़ता था और टोपी से उसकी मुलाकात पहले ही हो चुकी थी। इरफान को अपनी दादी से बहुत प्यार था।
प्यार तो उसे अपने अब्बू, अपनी अम्मी, छोटी बहन नुज़हत से भी था, लेकिन अपनी दादी से वो बहुत प्यार किया करता था। अक्सर बच्चों को अपनी दादी से प्यार होता है। अम्मी तो कभी कभार डांट भी दिया करती थी, और बाजी का भी यही हाल था। बाजी मतलब बड़ी बहन जो थी। अब्बू भी कभी कभार घर पर कचहरी का फैसला सुनाने दे लगते थे, यानी कि कभी कभी सख्त हो जाते थे, नियमों का पालन करना और ये और वो। नुज़हत को जब मौका मिलता, वो उसकी छोटी बहन का नाम है शायद, उसी कॉपियों पर वो तस्वीरें बनाने लगती थी। बस एक दादी थी जिसने इरफान का दिल कभी नहीं दुखाया था। वे रात को बहराम, डाकू अनार, परिबारा, अमीर हमजा गुल और हातिम पंचनाई, पंचफुल्ला रानी, इन सब की कहानियां, ये पुराने जमाने की कहानियां जो होती थी ना, किस्से कहानियां, वो सुनाया करती थी। सोता है संसार, जागता है पाक, अर्थात संसार सो रहा है, पाक परवरदिगार सोता है। संसार जागता है, पाक परवरदिगार अर्थात ईश्वर की आंखें हमेशा खुली रहती हैं। आंखों की देखी नहीं कहती, कानों की सुनी कहती हूँ। वो कहती है, इस लाइन का मतलब क्या है कि ये जो मैं आज तुम्हें घटना या कहानी सुनाने वाली हूँ, ये मेरे सामने नहीं हुआ, लेकिन मैंने सुनी। उन्होंने अपनी माँ से सुनी, माँ ने अपनी माँ से सुनी, उन्होंने अपनी माँ से सुनी। इस तरह पीढ़ी दर पीढ़ी दर पीढ़ी दर ये कहानियां जो हैं आगे बच्चों को मिलती चली गई। कहते हैं दादी नानी के पास ढेरों कहानियां होती हैं। एक मुल्क में एक बादशाह रहा करता था। जैसे कहते हैं ना, एक राजा था, एक रानी थी, एक सुंदर सी परी हुआ करती थी, एक राजकुमार था। अक्सर पुरानी कहानियों की शुरुआत ऐसे होती है। दादी की भाषा पर वह कभी नहीं मुस्कुराया। मुस्कुराया मतलब अक्सर लोग उनकी भाषा का मजाक उड़ाते थे, क्योंकि वो पूर्वी भाषा में बोलती थी। उसे अच्छी भली लगती थी, परंतु अब्बू उनको बोलने नहीं देते थे। अब्बू मतलब इरफान के पिता को जब उनकी माँ पूर्वी भाषा में बात करती तो उनके अब्बू को अच्छा नहीं लगता था। वे दादी से इसकी शिकायत करते तो वे हंस पड़ते। अब मोरा का है बेटा, अनपढ़ गवारन की बोली काहे को बोले लग्यो, अपने अब्बा की ही बोली बोलो। मतलब कहती थी, ये तो अगर कभी कभी उनके पिता या कोई और हंसकर पूरी भाषा में बोल देता था तो कहती थी, भाई मेरी गवारों वाली भाषा क्यों बोलते हो। उर्दू भाषा को पढ़ी लिखी भाषा माना जाता था, पढ़े लिखों की सभ्य भाषा माना जाता था, और ये पूर्वी भाषा जो एक बोली की तरह वाली मानी जाती थी। बात खत्म हो जाती, कहानी शुरू हो जाती। तू आ बादशाह का केहिम कि थुड़ते एक ठौ हिरन मार लिया वा। यही बोली टोपी के दिल में उतर गई। टोपी हिंदू था। इरफान की दादी उसे अपनी माँ की पार्टी की दिखाई दी। इरफान, आधा फा भी आएगा बीच में। क्यों? क्योंकि टोपी को, अब हम टोपी के परिवार पर आ जाते हैं। टोपी को अपनी दादी से बड़ी नफरत थी। नफरत जाने कैसी भाषा बोलती थी। इरफान के अब्बू और उनकी भाषा एक जैसी थी। इरफान के अब्बू क्या बोलते थे? उर्दू। और टोपी की माँ, जैसे कहते हैं ना, सभ्य और बड़ी नियमों में बंधी हुई भाषा बोलते थे। जब वह इरफान के घर जाता, वह कौन है? टोपी इरफान के घर जाता तो ज्यादा से ज्यादा दादी के पास बैठने की कोशिश करता। इरफान की अम्मी और बाजी से वो कभी बात करने की कोशिश नहीं करता था। वे अलबत्ता ही उसकी बोली के लिए उसको छेड़ती थी, क्योंकि टोपी जो है ना, कई बार ही पूर्वी भाषा बोलता था, तो वो दोनों मजाक उड़ाती थी, अनपढ़ कहती थी उसको। और जब कभी कभी बात बढ़ने लग जाती तो दादी बीच बचाव आके करवा देती थी। ते काहे को जाते उन सबन के पास, मुंह पिटावे को झाड़ मारे, यानी कि तुम उनके पास क्यों जाते हो? अपने आप को बेइज्जत करवाने के लिए, चल इधर आ। वे डांट कर कहती, परंतु उनके हर शब्द में शक्कर का खिलौना होता, यानी कि हर शब्द में, डांट में बड़ी सारी प्यार होती। अमावट बन जाता, तिलवा बन जाता, और वे चुपचाप उनके पास चला जाता। तोरी अम्मा क्या कर रही? दादी हमेशा यहीं से बात शुरू करती थी। पहले तो वो चकरा जाता, ये अम्मा क्या होता है? फिर समझ में आता कि माता जी को अम्मा कहते हैं। उसे ये शब्द बड़ा अच्छा लगा, अम्मा। वे शब्द को गुड़ की डली की तरह चुभलाता रहता, मतलब कि बार बार मुंह में बोलता रहता। जैसे गुड़ की डली होती है ना, उसको मुंह में घोल चलाते रहो तो वो थोड़ा थोड़ा रस निकालती रहती, तो मजा आता है आपको। अम्मा, अब्बू, बाजी, तो उसको ये शब्द बड़े अच्छे लगते थे। और एक दिन तो गजब हो गया। गजब का मतलब हैरान करने वाली बात हो गई। डॉक्टर भृगु नारायण शुक्ला नीले तेल वाले के घर में 20वीं सदी प्रवेश कर चुकी। अब ये टोपी के पिताजी के बारे में बात हो रही है। वो डॉक्टर साहब थे और उनका नाम क्या था? भृगु नारायण
शुक्ला, उनको नीला तेल वाले डॉक्टर साहब कहा जाता था। कारण रहा होगा, यानी कि उनके घर में खाना अंग्रेजों का, 20वीं सदी का मतलब है अंग्रेजों का असर हो चुका था। पुराने ज़माने में हमारे यहाँ ना ज़मीन पर बैठकर चौकी लगाकर खाना खाया जाता था, लेकिन जब अंग्रेज हमारे देश में आए तो डाइनिंग टेबल यानी कि मेज और कुर्सी पर खाना लगने लगा। थालियां तो लगती थी लेकिन चौके पर नहीं लगती थी। चौके का अर्थ है रसोई में नहीं लगती थी, कमरा होता था, डाइनिंग रूम, मुझे डाइनिंग हॉल कहा जाता था। उस दिन कुछ ऐसा हुआ कि बैंगन का भरता, उसे कौन है यहाँ पर, टोपी, ध्यान रखिएगा, जरा ज्यादा अच्छा लगा। राम दुलारी खाना पसोर रही थी। टोपी की माँ का नाम है राम दुलारी। टोपी ने कहा, अम्मी जरा बैंगन का भुर्ता। अम्मी, मेज पर जितने हाथ थे रुक गए, जितनी आंखें थी टोपी पर जम गई। अम्मी, इस घर में ये शब्द आया कैसे? अम्मी, परंपराओं की दीवार डोलने लग गई। अरे भाई, हिंदू घर में उर्दू शब्द बोला कैसे? ये लफ्ज तुमने कहां से सीखा? सुभद्रा देवी ने कहा। टोपी की दादी, लफ्ज क्या होता है माँ? अब टोपी भी शरारत पर उतर गया था। उसने जानबूझकर ये शब्द बोला था। उसे मालूम था कि घर में इस शब्द पर प्रतिक्रिया जरूर होगी। ये अम्मी कहना तुम्हें किसने सिखाया? दादी गर्जी। ये हम अफन से सीखा है। उसका पूरा नाम क्या है? ये हम नहीं जानते, टोपी ने बोला। ते कौनो मियाँ की लड़का के साथ दोस्ती करके लिया है बाई करे? उसने कहा किस धन के व्यक्ति के साथ इसने दोस्ती कर ली है, लड़के से दोस्ती कर ली है। राम दुलारी की आत्मा गनगना गई, यानी कि जो माँ थी उनकी ये भाषा थी। ते कौनो मियाँ मतलब मुस्लिम कि लड़का से दोस्ती कर लिए बाई करे, यानी कि तूने किस मुस्लिम लड़के से दोस्ती कर ली है? बहू, तुमसे कितनी बार कहूं कि मेरे सामने गवारों की जबान मत बोला करो। जैसे कि हमने बताया, राम दुलारी जो थी, टोपी की जो माँ थी, वो भी पूर्वी भाषा बोलती थी, लेकिन टोपी की जो दादी थी सुभद्रा देवी जी, वो सभ्य भाषा बोलना पसंद करती थी। बस सुभद्रा देवी जी राम दुलारी पर बरस पड़ी, मतलब कि उन पर गुस्सा करने लगी। बरस पड़ना मतलब क्रोधित होना। अब लड़ाई का मोर्चा बदल गया, यानी कि विषय बदल गया। कैसे बदल गया? विषय, स्थान, आप कुछ भी कह सकते हैं इसको। जो लड़ाई अभी तक टोपी के अम्मी शब्द बोलने पर हो रही थी, अब दादी का गुस्सा किस पर आ गया? राम दुलारी अपनी बहू पर कि तुम पूर्वी भाषा क्यों बोलती हो भाई, तुम अच्छी भाषा क्यों नहीं बोलती हो। Now, subscribe to Bright Duty course at ₹1 per day only. Download Bright Duty app from Play Store and get the online courses prepared by competent and experienced teachers for different education boards of classes 6 to 10. Bright Duty courses are available for the subjects of Math, Science, Social Science, English and Hindi in English and Hindi medium. Bright Duty follows 3-step approach, that is learning, assessment and exam preparation. In learning, topic-wise video lectures with explanation of concepts and discussion of textbook examples and questions are available with the solutions. In assessment, topic-wise online MCQ test, practice assignments and chapter-wise question bank are available with the solutions. In exam preparation, previous year's question papers, sample papers and model test papers are available with the solutions. Sign up today on Bright Tutor and avail your courses at affordable prices.